के ड्राइविंग फोर्सेस क्या होते हैं, पहले एफआईआई के ऊपर ध्यान देते हैं। तो एफआईआई फ्लोस, जैसे मैंने एक ब्रीफली एक स्लाइड में बताया था आपको कि फाइनेंशियल ईयर टू डेट $6 बिलियन का पैसा एफआईएस ने इंडियन मार्केट में निवेश किया है। पहली क्वार्टर में 4 बिलियन और इस क्वार्टर जुलाई अगस्त के महीने में $2 बिलियन, यानी फॉरेनर्स इंडिया में फेवरेबल आउटलुक रहे। क्यों? क्योंकि जो वी शेप रिकवरी की बात करी और पॉजिटिव लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करी, ये दोनों चीज के कारण फॉरेनर पॉजिटिव फ्लोस ला रहे हैं। और कहाँ ला रहे हैं तो देखना है तो निफ्टी में ज्यादा जाएंगे ना, तो निफ्टी में 25% बैंकिंग में है, 14% सॉफ्टवेयर में, 14% पेट्रोलियम में है। तो ऐसी हालत में ये लार्ज कैप सेक्टर के जो सेक्टर्स है लार्ज कैप के अंदर के अन्य कंपनियों में अर्निंग्स ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखे तो एक मिक्स्ड बैग है, राइट। जैसे हमने डिटेल में स्टडी किया तो लार्ज कैप के अंदर, क्योंकि एफआई की आंखों से देख रहे हैं, तो पॉजिटिव कौन सा रहा है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। दूसरा पॉजिटिव कौन सा रहा है, आईटी। तीसरा पॉजिटिव कौन सा रहा है, टेलीकॉम। जो बात अभी हमने की थी, जो ये जो पॉजिटिव है उसी के कारण। और बैंक्स की मैंने कहा ना, लार्ज कैप बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और लार्ज कैप सेगमेंट की भी अपने प्रॉफिट बढ़ते हुए देखा, फिर भी सेल्स उनके गिरे और ऑपरेटिंग मार्जिन उनके गिरे, राइट। तो नेचुरली ये जो स्लो डाउन रही थी 2019 का, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ में। तो अर्निंग्स के लिए देखे एफआईएस की आंखों से, ओवरऑल मार्केट में, इंडियन मार्केट में लास्ट ईयर 12% नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ रही है और उसके अंदर लार्ज कैप का करीबन 5%। मिड कैप और स्मॉल कैप की हालत और बुरी रही है। इनफैक्ट मार्केट शॉर्ट टू मीडियम में ही एक्सपेक्ट वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये जो लार्ज कैप में पिछले साल क्या देखा आपने, -5% ग्रोथ, मगर अगले साल यानी -5% या 472 to 454 निफ्टी, मैंने वो लार्ज कैप तो टॉप 100 स्टॉक्स है। मगर देखिए कि वी शेप रिकवरी का असर जो एफआईआई एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया में कि अगले ही साल यानी 2021-22 में करीबन 50% की छलांग पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लार्ज कैप में। तो ये कारण एक है कि क्यों एफआईएस इंडिया में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया की वी शेप रिकवरी में ये पॉजिटिव बाउंस बैक इन लार्ज कैप अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा फेवरेबल करेंसी की आउटलुक, ये क्यों फेवरेबल है, क्योंकि क्रूड प्राइस की गिरावट हमारी रुपी के लिए बहुत पॉजिटिव है। सो $80 से $30 जो क्रूड गिरा, उससे हमारी करंट अकाउंट सरप्लस में चली गई और रुपी के लिए भी अच्छी न्यूज है। सेकेंड चीज, करीबन लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन रेट 5% है हमारी इकोनॉमी में, पिछले साल में करीबन 6% हुई है और 3 महीने में बिकॉज एफआईआई फ्लोज और एफडीआई फ्लोज आ रहे हैं, करीबन 1% की अप्रिसिएशन हुई है रुपी में। तो रुपी में उतना डिप्रिसिएशन का आउटलुक नहीं है, ये एक पॉजिटिव है। और तीसरी चीज है, हमारी रिजर्व बैंक के पास करीबन $534 बिलियन का फॉरेन करेंसी रिजर्व है, क्योंकि कोई भी जो नेगेटिव असर आ सकता है करेंसी में, उसको काउंटर करके खरीदारी करने के लिए बहुत पैसा है आरबीआई के पास, खजाना है। तो ये सब चीज के कारण करेंसी की आउटलुक पॉजिटिव है। फिर आते हैं ये वैल्यूएशन की आउटलुक। तो वैल्यूएशन में अगर आप देखें, दो तरह के वैल्यूएशन थे, इंटर से यानी इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट, और हिस्टोरिकल यानी लॉन्ग टर्म एवरेज के साथ कंपैरिजन। तो इंटर से में क्या हो रहा है, ये है इमर्जिंग मार्केट के साथ इंडिया का पी रेशियो, 12 मंथ फॉरवर्ड पी। तो ये कंटिन्यूअसली आपने देखा पिछले 3-4 साल से ये प्रीमियम पे ही चल रहा है इमर्जिंग मार्केट को, यानी इंडिया ऑलवेज एक डार्लिंग होती है एफआईएस की और इंडिया के लिए वो प्रीमियम देने के लिए तैयार है। मगर पिछले 2 साल में वो प्रीमियम की भयंकर कटौती हुई, तो करीबन वो 60-70% की प्रीमियम से एकदम 20% की प्रीमियम में गिर गई। यानी हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द प्रीमियम 35% है, उससे नीचे गई। तो इमीडिएटली अब देखिए वो अपटिक आया, क्यों, वापस आके खरीदारी शुरू होगी बेस्ड ऑन विच द प्रीमियम हैज गॉन अप। तो देख रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म प्रीमियम के जरिए जो इंडियन रिलेटिव प्रीमियम इमर्जिंग मार्केट है, तो करेक्शन हुई थी, इसके कारण एफआईएस ने हमारे मार्केट में निवेश किया। एट द सेम टाइम हमारी मार्केट के ही लॉन्ग टर्म पी एवरेज को कंपेयर करें तो आपको दिख रहा है कि बहुत साल से हम बहुत लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे थे, फिर रिसेंट जो जनवरी टू मार्च में आउटफ्लो हुई उसके कारण, मार्केट की करेक्शन के कारण अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे आए, तो तुरंत पैसा आने लगा। मगर इससे भी मोर इम्पोर्टेंट जो मैं इंडिकेटर आपको बताऊंगा वो है प्राइस टू बुक, जो नीचे वाली है। प्राइस टू बुक उन्हें
स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, यानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो बता रहा हूँ ये अभी डिस्काउंट में चल रही है, क्योंकि आज डिमांड गिर गई है, तो सभी कंपनियों की कैपेसिटी फालतू में पड़ी है। तो अगर फ्रेश डिमांड आ जाए तो उनको फ्रेश प्रोडक्शन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो इस एंगल में इजीली कॉर्पोरेट इंडिया अपना सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ा सकती है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट या डिप्रेशन कॉस्ट और बढ़ाने की उम्मीद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। एफआईआईस को जब वो इंडिया को देखते हैं तो वो प्राइस टू बुक पे पर ही ध्यान देते हैं। तो एफआईआई फ्लोज लार्जली नेचुरल लार्ज कैप में है, बट हमने देखा कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की बढ़त लार्ज कैप से बेहतर रही है। तो ये एफआईआई का फ्लो शार्प राइज इन मिड एंड स्मॉल कैप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो कौन इसको बढ़ा रहा है? क्या डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के हाथ है? तो अब आते हैं एफआईआई से हम ध्यान अपने म्यूचुअल फंड, क्योंकि इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी खरीदारी करते हैं, तो उनके ऊपर एक ध्यान देते हैं। तो डोमेस्टिक एमएफ फ्लोज देखें तो एक चीज आपको देख लीजिए कि ये 3 महीनों में, क्योंकि हम अप्रैल मई जून की बात कर रहे हैं ना, बाउंस बैक की बात कर रहे हैं, तो ये 3 महीनों में क्या हुआ है? यहाँ पर ग्रॉस सेल्स हर महीने 16,000 करोड़ मिला है। इसमें से मैंने आर्बिट्राज और ईटीएफ को निकाला है, तो ये प्योर म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। तो 16,000 करोड़, जिसमें से 8,000 करोड़ एसआईपी की बुक रही और 8,000 करोड़ लमसम। तो हर महीने रफली सेम अमाउंट ऑफ फ्लोस मिलते रहे म्यूचुअल फंड को, कोई दिक्कत नहीं। मगर रिडम्पशन देखे तो 12,000 फिर जून में एकदम से करीबन 20,000 रिडम्पशन बढ़ गए, क्योंकि पहले 2 महीने में लॉकडाउन था, ये था, तो लोगों ने ज्यादा रिडीम नहीं किया। जैसे ही अनलॉक हो गया तो लोगों ने पैसे के खर्चे के लिए रिडम्पशन बढ़ा दी, तो उस महीने में नेट फ्लोज एक्चुअली नेगेटिव में बदल गए। ताकि तो 3 महीने में कुल मिलाकर करीबन 4,000 करोड़ ही पॉजिटिव फ्लोज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मिले हैं। और अगर उसमें एसआईपी को हटा दे तो एक्चुअली नेगेटिव ही है। तो लमसम माइनर रिडम्पशन निकाले तो नेगेटिव ही है। तो अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड को हाथ देने वाली चीज थी ईटीएफ। तो नीचे वाली कॉलम में देखिए तो 4,000 करोड़ नेट पॉजिटिव था डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, और ईटीएफ का था 8,500 करोड़। तो ईटीएफ पैसा आके म्यूचुअल फंड में आके खरीदारी की मौका दी। तो कुल मिला के करीबन 12,000 करोड़ की इनफ्लो। मगर इसमें एक खास चीज क्या है कि ये 12,000 करोड़ की रफ जो इनफ्लो है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइब्रिड फंड की आउटफ्लो रही है हर महीने। तो वहां पे थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी होता है ना, तो ये 8,000 करोड़ का आउटफ्लो ये नेट फ्लो को 4,000 करोड़ में बदलाया। और यहाँ पे मैंने यूटीएफ को दिखाया तो करीबन 12,000 करोड़ का इनफ्लो। अब म्यूचुअल फंड के पास एयूएम कितना है, उससे भी वो खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये है 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में, क्या बता रहा हूं मैं, लार्ज कैप फंड में कितना, मिड स्मॉल कितना। तो यहाँ पे एक चीज खास करके देखिए, तो टोटल इंडस्ट्री में प्योर मिड कैप और प्योर स्मॉल कैप का 8+4 खाली 12% शेयर है एयूएम में, यानी करीबन 1 लाख करोड़ का ही एयूएम है जो ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में। तो ऐसी हालत में अभी लार्ज कैप में थोड़ा स्मॉल कैप खरीदारी, मिड कैप खरीदारी हो सकती है, मल्टी कैप में भी थोड़ी हो सकती है। तो उसको हम ब्रेकआउट करके देखें तो एंड में लास्ट रो में पढ़िए क्या है, टोटल इंडस्ट्री की 10 लाख करोड़ की एयूएम में 70% आपको लार्ज कैप स्टॉक में ही उन्होंने निवेश किया है, 22% मिड कैप में किया है, 10% स्मॉल कैप में। यह एग्जिस्टिंग एयूएम। क्यों मैं बता रहा हूं कि जो चीज है, तो अब ये एग्जिस्टिंग स्टॉक है म्यूचुअल फंड के पास, और ये राइट साइड में जो नेट सेल्स, अभी यहाँ पे 4,000 करोड़ की नेगेटिव है, उसमें इक्विटी का नेगेटिव लिया मैंने, तो नेचुरली 14,000, जो 12,000 करोड़ की बात करता है 14,000, पर उसमें लार्ज कैप 74% है, 18% ही मिड कैप है और 8% ही स्मॉल कैप है। तो समझ लीजिए आप, म्यूचुअल फंड के पास 10 लाख करोड़ की एयूएम में खाली 14,000 करोड़ ही इनफ्लो आया है, और उस 14,000 करोड़ में 75% लार्ज कैप वाले पैसा है। तो ये मार्केट में जो स्मॉल कैप और मिड कैप की बाइंग हुई है, हम म्यूचुअल फंड के कारण नहीं कह सकते। फिर भी 14,000 करोड़ था। क्या क्या म्यूचुअल फंड ने Q1 में उन्होंने 40,000 करोड़ की खरीदारी करी, जबकि एफआईआई ने बेचा।
यानी उनकी एग्जिस्टिंग ईवीएम में जो कैश पड़ा था उसका इस्तेमाल उन्होंने करके खरीदारी कर ली, तो अब ज्यादा उसका कैश बाकी नहीं रहा। अब इस क्वार्टर में जबकि एफआईआई देश में पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में 2000 करोड़ और इस क्वार्टर में 6000 करोड़, तो करीबन 8000 करोड़ की बिक्री। तो म्यूचुअल फंड के पास 14000 करोड़ का कैश रहा, फिर भी उन्होंने मार्केट में खरीदारी नहीं की, उन्होंने मार्केट में बेचा। तो ऐसी हालत में डेफिनेटली स्मॉल कैप और मिड कैप में उनका हाथ नहीं है। मगर ये क्यों उन्होंने बेचा? जब एफआईएस को इंडिया पॉजिटिव लग रहा है, या म्यूचुअल फंड मैनेजर को क्यों नेगेटिव लग रहा है? क्योंकि एक तरफ वैल्यूएशन बढ़ रही है ना, बट उनकी आउटलुक रही कि ये क्वार्टर वाली अर्निंग्स कैसी होने वाली है, फंडामेंटल फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं म्यूचुअल फंड। तो देख लीजिए ये लास्ट क्वार्टर का अर्निंग अगर आप देखें, क्योंकि उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगले क्वार्टर का, तो ओवरऑल मार्केट में लास्ट क्वार्टर में 46% मार्केट का नेगेटिव अर्निंग्स, और उसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में स्प्लिट करें तो हालत क्या है? लार्ज कैप में 26% की नेगेटिव ग्रोथ, मिड कैप में 58% की नेगेटिव ग्रोथ और स्मॉल कैप में 170% की नेगेटिव। तो नेचुरली आउटलुक क्वार्टर वन के लिए भी खराब है। अभी तक जो 311 कंपनियों ने रिजल्ट अनाउंस किया है, उन कंपनियों की असर के कारण ओवरऑल मार्केट में आज 22% नेगेटिव ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में। उसमें लार्ज कैप का 25 नेगेटिव है, मिड कैप के में अभी तक कुछ 44 कंपनी ने रिपोर्ट किया है, तो वहां का थोड़ा पॉजिटिव है, मगर स्मॉल कैप में 37%। इसलिए म्यूचुअल फंड मैनेजर जो फंडामेंटल्स को डिपेंड करते हैं, उनको कुछ सिग्नल नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 40,000 करोड़ मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में खरीदारी कर डाली। अब और भी खरीदारी करने के लिए उन्हें अभी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये नंबर, ये आंकड़े कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो domestic MS behavior also does not explain the sharp rise in mid and small cap. तो क्या है explanation कि mid and small cap index में इतना rise दिखाया? ये है लॉकडाउन का असर। लॉकडाउन में मीडियम HNI और HNI लोग घर में बैठे हुए हॉर्स रेसिंग में गैम्बल नहीं कर पा रहे हैं, तीन पत्ती भी नहीं खेल पा रहे हैं, तो आगे स्टॉक मार्केट में अपना गैम्बलिंग शुरू करने। तो ये देखिए कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की, एक साल पहले उनके कितने कस्टमर थे, अब कितने कस्टमर है? जीरो का 1 मिलियन से कम था, आज 2 मिलियन के करीब है, दुगना। पैसा कैपिटल का 11 लाख से 55 लाख। क्यों बता रहा हूँ? ये सब लोग क्या कर रहे हैं? आज स्टॉक मार्केट में जाके पैसा, टाइम है बहुत हाथ में, CNBC आवाज, जी बिजनेस, रोड स्टॉक की टिप दे रहे हैं। और क्या टिप देते हैं वो लोग? BTST, STBT, BTST क्या? बाय टुडे सेल टुमारो, STBT सेल टुडे बाय टुमारो। तो ये ट्रेडिंग स्पेकुलेटिव वाला पैसा, तो ये वाले जो लोग हैं इनको कहते हैं रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स। ये अभी भयंकर तरीके, करीबन 2 लाख डीमैट अकाउंट खुल गए हैं इस 2 महीने में। तो ये सब आके आज कुछ स्टॉक 52 वीक लो में है, खरीदो, कुछ 104 वीक लो में है, खरीदो। तो इनकी खरीदारी कहां पे जा रही है? देखिए ये सब पेनी स्टॉक्स है जिनका बढ़त 5 गुने से 7 गुने तक मल्टीप्लायर हुआ है 2 महीने में। मल्टीप्लायर, परसेंटेज ग्रोथ की बात छोड़िए, चाहिए हॉट केक होंगे या हॉट पोटैटो, फ्यूचर ही जाने। मगर ये लोग आके जो खरीदारी कर रहे हैं, पार्टली ये पैसा ETF ने जो दिखा था आपको 8000 करोड़ का इन्फ्लो, पार्टली कुछ सेफ वाले लोग ने ETF में भी डाला है, मगर ज्यादा लोग यहाँ पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ऐसी स्टॉक्स में और जनरल मिड एंड स्मॉल कैप में, उनकी खरीदारी के कारण ही ये मार्केट में ये रैली हुई है मिड एंड स्मॉल कैप में। ये कितना सस्टेनेबल होगा आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सस्टेनेबल है। वी शेप रिकवरी, थोड़ी स्लो डाउन भी दिख रही है कुछ वी शेप इकोनॉमी में, और उसके अलावा उनको भी पता है कि ये स्टॉक्स जो बढ़ रहे हैं उनको उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर पोर्टफोलियो में कुछ एक आध स्टॉक पड़ा तो उसका भी वैल्यू बढ़ गया, मगर ओवरऑल उनको कुछ कॉन्फिडेंस सामने नहीं है कि खरीदारी करें। तो इसके कारण ब्रोकिंग हाउसेस की इनकम देखिए कैसे बढ़ गई है, राइट? ऐसी चीज में, राइट, स्टॉक मार्केट समरी करने के लिए
एक वी शेप्ड रिकवरी की उम्मीद है, स्ट्रॉन्ग एफआईआई फ्लोज भी है, स्ट्रॉन्ग ईटीएफ के फ्लोज भी है और स्ट्रॉन्ग रिटेल डायरेक्ट इक्विटी के इनफ्लोज है। तो ऐसी चीज में हमारे फंड्स में भी आप परफॉर्मेंस देखें 3 महीने में ओवरऑल, मैंने इंडिविजुअली सबको डिस्कस किया तो ओवरऑल रैंकिंग दे दे तो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इस वी शेप्ड रिकवरी में हमारी स्मॉल कैप फंड है, क्योंकि जो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है कुछ रॉबिनहुड इन्वेस्टर उसको भी खरीद रहे हैं तो वो भी बढ़ रही है। और दूसरा नंबर है हमारी लार्ज कैप इंडेक्स फंड, फिर तीसरा नंबर है हमारी रूरल और कंजम्पशन फंड, और चौथा नंबर है इसमें हमारी टैक्स सेवर की फंड। तो ये सब थोड़ी जो रिस्क वाली सेक्टर्स है वो बढ़ने के कारण हमारे फंड में भी उसका असर दिख रहा है। और ये 3 साल वाला जो रिटर्न का ब्रेकअप है वो भी मैं दिखा रहा हूँ हमारे फंड्स के बारे में। तो अब ये मार्केट की परफॉर्मेंस के कारण वैल्यूएशन में क्या हुआ है और एक मीडियम टर्म आउटलुक कैसे दिख रहा है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए। तो ऐसी हालत में आप देखिए क्या हुआ है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो दिसंबर 17 की जो पी रेशो है वो मार्केट की पीक की पी रेशो है, राइट। और करंट जो लिखा है वो अभी इस महीने एंडिंग में जुलाई 31 की। तो ऐसी चीज में देखिए लार्ज कैप का इंडेक्स 17.8 से 19 यानी 1.2 उसकी बढ़ा, इंडेक्स की वैल्यूएशन बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उस दिन दिसंबर 17 में जो उम्मीद थी लार्ज कैप की अर्निंग्स वो अभी घट गई है 1.4%, फिर भी इंडेक्स 7% बढ़ा है तब के आज के दिन में। तो इसलिए वैल्यूएशन लार्ज कैप की उस मार्केट के पीक से और भी बढ़ गई, इसलिए लार्ज कैप थोड़ी एक्सपेंसिव लगने की हालत में आ रही है। मिड कैप इंडेक्स में 24 पी में थी, मगर अर्निंग्स भी 10% आउटलुक बढ़ गई है तब से आज कंपैरिजन में, फिर भी इंडेक्स में 21% की गिरावट। तो नेचुरली वैल्यूएशन भी आज 24 से 16, 8 अंक नीचे है। और स्मॉल कैप में 20 में था, वहां पे अर्निंग्स भी आउटलुक भी घट गई है क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन में है, तो 15% की नेगेटिव अर्निंग्स और इंडेक्स भी उसके साथ 26% करेक्शन हुआ, तो उनकी वैल्यूएशन भी 4% गिर गई। तो ऐसी हालत में आज फॉरवर्ड पी में आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स का करीबन 16% डिस्काउंट में चल रहा है लार्ज कैप के साथ, और स्मॉल कैप का 17%। तो ये डिस्काउंट जो चल रही थी वो थोड़ी कम हुई है और ज्यादा थी, इसलिए ये खरीदारी जो मिड कैप और स्मॉल कैप में हुई है उसकी खरीद थोड़ा कम हुआ है, फिर भी और रूम है कि रीजनेबल लग रही है वैल्यूएशन। स्पेशली आप 2022 की वी शेप रिकवरी की बात करें तो आपको सीधे दिख रहा है कि फॉरवर्ड पी लार्ज कैप का अगर 2 साल का फॉरवर्ड निकालें तो करीबन 16.5 पे है, मिड कैप का 14 पे है और स्मॉल कैप का भी 14 पे है। यानी मिड और स्मॉल कैप की अर्निंग्स थोड़ी वैल्यूएशन डिसेंट लग रही है एक मीडियम टर्म आउटलुक, शॉर्ट टर्म में नहीं मीडियम टर्म में। तो ऐसी हालत में जो एवरेज वैल्यूएशन के रेशियो देखो वो भी वही दिखा रहा है कि आपको लार्ज कैप थोड़ी महंगी दिख रही है और मिड और स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म के करीब है। और वो जो मैंने बताया था आपको प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक जो फॉरेनर मेंटेन करते हैं, आपको दिख रहा है कि पी रेशियो मिड कैप का अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे है और प्राइस टू बुक भी नीचे है। स्मॉल कैप का रिसेंट बढ़त के कारण स्मॉल कैप का लॉन्ग टर्म एवरेज नहीं है, मगर स्मॉल कैप में प्राइस टू बुक थोड़ी डिस्काउंट में ही है। तो ये है रिलेटिव वैल्यूएशंस। तो फ्यूचर देखने के लिए ये वी शेप रिकवरी बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज है मिड और स्मॉल कैप में निवेश करने के लिए। क्यों? ओनली जब इकोनॉमिक साइकिल ऊपर बढ़ती है तब मिड एंड स्मॉल कैप्स बेटर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये है सेंसेक्स की, सेंसेक्स मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स यानी बीएसई वाले इंडिसेस। तो 4 साइकिल रहे, पहले साइकिल डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, यानी 2003 to 8 अच्छी साइकिल, 8 से 13 बुरी साइकिल, फिर 13 से 17 साइकिल अच्छी चली, फिर 17 से नीचे अभी साइकिल नीचे गई है। तो देखिए जो वर्चुअस साइकिल अच्छी साइकिल तो 13 से 17 हुई थी, वहां पे देखिए सेंसेक्स का 12% बढ़त, मिड कैप का 29% बढ़त और स्मॉल कैप का 33% बढ़त। यानी जब साइकिल अच्छी चलती है तो स्मॉल कैप डज बेटर देन मिड कैप, डज बेटर देन लार्ज कैप। मगर विशियस साइकिल जो बुरी साइकिल आई तब देखिए एकदम पलट, लार्ज कैप ने फिर भी 4% पॉजिटिव रिटर्न दिया है डाउन टर्न में भी। क्यों? क्योंकि एफआई का पैसा उतना आके उसको सपोर्ट कर रहा था। मगर मिड कैप और स्मॉल कैप ने 10% और 14% की गिरावट, यानी जब मिड कैप स्मॉल कैप डू बेटर इन अप साइकिल बट वर्स इन डाउन साइकिल। अब ऊपर ग्राफ पे देखिए थोड़ा एक अपटिक दिख रहा है, कुछ लोग का समझ ये है कि शायद यह नया विश्व साइकिल हुआ है
अभी बहुत अर्ली डेज है, बहुत जल्दी हम इसका डेफिनेशन नहीं ले सकते, मगर ये सस्टेन हुआ तो डेफिनेटली आपको मीडियम टर्म में मिड एंड स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिख सकती है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.